हेलो स्टूडेंट, अभी अपने स्टैंडर्ड 12 अकाउंट का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। उसके अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर उसका मीनिंग, सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो के थोड़े बहुत सम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए है। जिस स्टूडेंट को वो लेक्चर अभी अटेंड करना बाकी है तो वो तुरंत ही अटेंड कर देना। अभी अपना उस चैप्टर के अंदर ही एक पॉइंट है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर। बिजनेस के अंदर मतलब पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी रिजर्व पड़ा हो या तो प्रॉफिट पड़ा हो एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन, तब वो जो प्रॉफिट या रिजर्व होता है वो ऑल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइजेबल किया जाता है। वो प्रॉफिट या जो लॉस हो या तो कोई रिजर्व हो, उसमें न्यू पार्टनर का कुछ रेशियो होता नहीं है, न्यू पार्टनर का कुछ शेयरिंग होता नहीं है। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 कंडीशन में हो सकता है। अगर चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अंदर चेंज किया हो, या तो एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर हुआ हो, या तो अपनी थर्ड कंडीशन थी रिटायरमेंट या तो डेथ ऑफ द एनी पार्टनर, तब रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। और एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन अगर बैलेंस शीट के अंदर आपके पास रिजर्व में कुछ पड़ा है, प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, तो वो जो रिजर्व या प्रॉफिट या लॉस वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दिया जाता है, उसमें न्यू पार्टनरशिप का कोई लेना देना होता नहीं है। क्या लिखा है देखो यहां पे, फ्री रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। 11 स्टैंडर्ड के अंदर हम चैप्टर पढ़ चुके हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व है वो डिविजिबल प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है एंड द बैलेंस ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर ऑफ करंट पार्टनर ऑफ द फर्म। अब यहां पे रिजर्व कौन से रिजर्व हो सकते हैं, तो देखो रिजर्व में पहला रिजर्व होगा आपका एनी टाइप ऑफ रिजर्व हो सकता है। पहला जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट, या तो हमको कैपिटल रिजर्व अकाउंट देके रखा हो, या तो हमको रिजर्व फंड अकाउंट दे रखा हो। रिजर्व फंड अकाउंट का तो हमको कंटिंजेंसी रिजर्व देके रखा हो, या तो हमको 5th नंबर का है वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड का अकाउंट दे रखा हो, या तो हमको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का अकाउंट देके रखा हो एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन। इतनी अकाउंट दे रखा हो, ये सारे रिजर्व हो, या आप उसको फंड भी बोल सकते हैं, आप रिजर्व या तो उसको आप फंड भी बोल सकते हैं। और 7 नंबर का जो होता है उसके बाद होता है प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है एंड क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। 8 नंबर पे यहां पे लिख देते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो इतनी चीज होती है रिजर्व एंड सरप्लस या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर, ये दोनों चीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर आती है। और ये 6 पॉइंट जो हमने लिखे, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, कंटिंजेंसी रिजर्व है, वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ये रिजर्व के अंदर आता है। मतलब एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप अगर ये कोई भी रिजर्व पड़ा हो तो वो पुराने पार्टनर को दिया जाता है पुराने रेशियो के अंदर, उसमें न्यू रेशियो का कोई लेना देना होता नहीं है, उसके अंदर कोई न्यू का लेना देना नहीं होता है। और आपने देखा है कि रिजर्व या फंड जो भी हो उसकी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है। कौन सी बैलेंस होती है? और ये जो रिजर्व एंड सर्प जो रिजर्व होता है या तो फंड जो होता है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको दे रखा होगा। कौन साइड दे रखा होगा? लायबिलिटी साइड। ये प्रॉफिट एंड लॉस की भी क्रेडिट बैलेंस है तो ये भी हमको लायबिलिटी साइड दे रखा होगा।
लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस अगर हमको दे के रखी है तो ये जो डेबिट बैलेंस है ना, तो वो एसेट साइड दे रखा होता। एसेट साइड और भी दे रखते हैं, फिक्टिशियस एसेट जो अपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं, फिक्टिशियस एसेट जो डेबिट साइड दे रखा होगा, वो उसमें क्या होता है, जो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या तो कंपनसेशन अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट, या तो अदर नॉन रिटर्न या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये जो अपने जो पॉइंट लिखे हैं ये रिजर्व एंड उसको सरप्लस बोला जाता है। और रिजर्व एंड सरप्लस एक चीज याद रखने की मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो पॉइंट है ना वो इस चैप्टर के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 5th चैप्टर के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 6th चैप्टर है उसके अंदर भी ये टॉपिक जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो हर एक चैप्टर के अंदर ये पॉइंट आता रहेगा, इसलिए ये चैप्टर आपको अगर अच्छी तरह से आ गया तो 5th और 6th चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, then reserve and surplus distributed between old partner with old ratio, with old ratio। मतलब एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन सम के अंदर अगर आपको रिजर्व या सरप्लस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस देके रखा हो, तो वो है वो पार्टनर के बीच में, पुराने पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे हमने ये बताया था कि जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये क्रेडिट बैलेंस अकाउंट क्लोज करके, ये क्रेडिट बैलेंस का अकाउंट जो है वो क्लोज करके कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। क्रेडिट बैलेंस का अकाउंट क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। अगर डेबिट बैलेंस है, ये जितने भी अकाउंट अगर आपको सम के अंदर देके रखे होंगे तो ये सारे अकाउंट क्लोज करके इस अकाउंट की जो बैलेंस है वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अभी हम इसका सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे किया जाता है, इसकी जनरल एंट्री कैसे होती है, इस सम के अंदर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इसके जैसे अभी दो सम ही आपको देके रखे, एक क्वेश्चन नंबर 12 है और एक इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। ये दो ही सम एक जैसे है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो यहां पे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, अलय एंड संकेत आर द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। यहां पे सम के अंदर बोला है कि एक अलय और एक संकेत दो पार्टनर है, अलय एंड संकेत दो पार्टनर है। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग देम इज 2:1। पहले अलय एंड संकेत 2:1 के हिसाब से उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा था। किसके हिसाब से, 2:1 के हिसाब से। आगे क्या लिखा है, As on 31st March 2017, the following are the balance of the books of the firm। उस कौन सी डेट को बोला है कि 31 मार्च 2017 के दिन जब ये बैलेंस दे रखी थी। पहली जो दे रखी है बैलेंस वो हमको सम के अंदर दे रखी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होगा, लॉस होगा। वो दे रखा है ₹18,000 सम के अंदर। अभी हम सम ही पढ़ रहे हैं।
उसके बाद रिजर्व फंड दे रखा है, रिजर्व फंड जो दे रखा है वो हमको सम के अंदर दे रखा है 27,000। उसके बाद दे रखा है वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड जो दे रखा है वो रुपीस दे रखा है 33,000। उसके बाद वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड जो दे रखा है वो हमको सम के अंदर दे रखा है 21,000। इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आगे क्या लिखा है, ऑन द अबोव डेट मतलब 31 मार्च 2017 को अलय एंड संकेत डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 1:1। मतलब ओल्ड रेशियो था उन लोगों का 2:1, अब न्यू रेशियो जो हुआ वो 1:1 हुआ। उसका मतलब 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। तो शेयर क्या होगा 1/2 एंड संकेत का भी 1/2। अब यहां पे आप ध्यान से सुन ला, अब ये जो न्यू रेशियो किया है वो 31 मार्च 2017 के दिन किया है ना। ये जो न्यू रेशियो डिसाइड किया है वो 31 मार्च 2017 के दिन किया है। तो 31 मार्च 2017 के बाद का जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल में डिवाइड किया जाएगा, है ना। 31 मार्च 2017 के बाद का जो प्रॉफिट होगा मतलब उसके बाद का 1 अप्रैल 2017 का हो, 31 दिसंबर 2017 का हो, वो है वो 1:1 में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी प्रॉफिट 31 मार्च 2017 के पहले का हुआ तो वो 1:1 में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 31 मार्च 2017 के पहले उन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:1 था। इसलिए 31 मार्च 2017 के पहले की जो भी बैलेंस होगी वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगी। मतलब यहां पे हमको सम के अंदर ये चार जो बैलेंस दे के रखी है ये 31 मार्च 2017 के दिन की है, मतलब ये उसकी बैलेंस है उस दिन की। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा वो 31 मार्च 2017 के पहले का होगा। तो ये जो भी अकाउंट जो दे रखा है, ये जो रिजर्व दे रखा है, ये जो प्रॉफिट जो दे रखा है वो 31 मार्च 2017 के पहले का है। दैट्स मीन ये सारे रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड रेशियो के अंदर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओके, सम के अंदर आगे क्या लिखा है, A claim of ₹6,000 is outstanding payable to worker against worker accident compensation fund। वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड के अंदर उन लोगों ने 21,000 रुपीज रिजर्व किया था। इसका मतलब ये होता है कि फैक्ट्री के अंदर जब मशीन के ऊपर वो जो वर्कर काम करते हैं एट द ड्यूरेशन ऑफ द वर्कर वर्किंग टाइम, अगर कुछ वर्कर को एक्सीडेंट होता है, मशीन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वर्कर के कोई भी बॉडी को प्रॉब्लम होता है तो उसका हॉस्पिटल का खर्चा ऑनर को पे करना पड़ता है। तो यहां पे अलय और संकेत ने उसके लिए 21,000 इकट्ठा करके रखा था। कितना रुपए, 21,000 रुपीज। अगर कुछ वर्कर को एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका हॉस्पिटल का खर्चा पे करने के लिए 21,000 इकट्ठा करके रखा था। लेकिन 21,000 में से 6,000 पे करने की बात आई। कितने रुपए की, 6,000 का। एक वर्कर को कुछ हुआ होगा, उसका हॉस्पिटल का खर्चा 6,000 पे करना होगा। तो 21,000 में से 6,000 तो वर्कर को पे करना पड़ेगा, बाकी कितना बचेगा, 15,000। तो ये 15,000 है वो बाकी दोनों अलय और संकेत को ओल्ड रेशियो में वो प्रॉफिट मिल जाएगा। पास जनरल एंट्री शोइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इसके अंदर क्या करनी है हमको, ओनली जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री कैसे करनी है, तो जनरल एंट्री का तो आपको पता ही है फॉर्मेट, जर्नल एंट्रीज in the books of अलय एंड संकेत। अलय एंड, आपको पता है सबसे पहला कौन सा कॉलम बनेगा, डेट का, देन
पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, इतनी चीज यहां पे बनाई जाएगी। अब उसके अंदर सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी? यहां पे सम के अंदर सबसे पहले क्या दे रखा था? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा था। कौन सा बैलेंस दे रखा था? डेबिट बैलेंस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस 18,000 है, 31 मार्च 2017 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ, इसका मतलब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो 18,000 है वो अलय और संकेत को ओल्ड रेशियो में, मतलब 2:1 के रेशियो में क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, उसका बैलेंस टैली करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट होके किसके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे? अलय और संकेत के कैपिटल के अकाउंट में। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट होगा, और उसके अकाउंट में अलय और संकेत के अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? देखो यहाँ पे अलयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अलयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सम के अंदर कितना रुपए दे रखा था? 18,000 रुपए। तो यहां पे कितना लिखा? 18,000। तो ये 18,000 किस किस को मिलेगा? अलय और संकेत को लॉस मिलेगा। तो कौन से रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। कौन से रेशियो में? 2:1 का रेशियो। तो 2 और 1 का टोटल कितना होता है? 3 होता है। 2 और 1 का टोटल कितना होता है? 3 होता है। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 18,000। अगर हमको अलय का निकालना हो तो अलय का कैसे निकालेंगे? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का 18,000 दे रखा है, उसमें से ओल्ड रेशियो अलय का 2 है, डिवाइड बाय टोटल 3 हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट में शेयर कितना हुआ? 2/3। तो यहाँ पे देखो 18,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे 6,000, 6,000 इंटू 2 करेंगे तो अलय के भाग में कितना आएगा? 12,000, है ना। ऐसे संकेत का कितना आएगा? टोटल कितना? 18,000, उसमें से संकेत का कितना? 2:1, 1, टोटल 3, तो अलय संकेत का कितना आएगा? 6,000 रुपए। तो यहाँ पे अपने अलय के कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट किया जाएगा? 12,000, एंड संकेत के कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट किया जाएगा? 6,000। दूसरी एंट्री। अब उसके बाद हमको क्या दे रखा है? रिजर्व फंड। रिजर्व फंड की कौन सी बैलेंस होती है? कोई भी रिजर्व हो तो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है। अब ये अकाउंट क्लोज करके कहां पे ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये अकाउंट क्लोज करके कहां पे ट्रांसफर करना है? पार्टनर से कैपिटल, मतलब अलय और संकेत के कैपिटल के अकाउंट में। तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे रिजर्व एंड फंड का क्रेडिट बैलेंस है, इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए रिजर्व फंड अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट करके। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट होगा तो क्रेडिट कौन सा होगा? अलय का कैपिटल अकाउंट एंड संकेत का कैपिटल अकाउंट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? देखो, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कितना रुपए दे के रखा है सम के अंदर वो देख सकते हैं आप, 27,000 रुपीज। 2 किस में जाएगा? ये अलय के कैपिटल अकाउंट में, एंड 2 संकेत के कैपिटल अकाउंट में, अलय के कैपिटल अकाउंट में एंड संकेत के कैपिटल अकाउंट में। तो 27,000 है, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में 2:1, 1, 3 है। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 27,000 डिवाइड बाय 3 करूंगा 9,000, 9,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अलय का 18,000 आएगा, 18,000 अलय को मिलेगा एंड 9,000 किसको मिलेगा? यहाँ पे संकेत को मिलेगा। 27,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 27,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, ऐसे दोनों पार्टनर का मिल जाएगा। उसके बाद हमको क्या दे रखा है? वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड दे रखा है। सम के अंदर आप देख सकते हो वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो वर्कर प्रॉफिट ये लिखा ही है, नाम ही क्या है? वर्कर प्रॉफिट। उसका मतलब ये ओनर का नहीं है, वर्कर का है। बिजनेस का अंदर जो ये वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड जो 33,000 दे रखा है वो वर्कर का है। प्रॉफिट किसका है? वर्कर का है, लेकिन किसके पास है? बिजनेस के पास है। तो ये रिजर्व नहीं हुआ, ये तो वन टाइम क्या होगी? लायबिलिटीज, क्योंकि वर्कर का पैसा किसके पास है? बिजनेस के पास है, तो वो क्या होगी? लायबिलिटीज। तो ये वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड कभी भी ऑल पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे अपने
worker profit sharing fund is a liabilities for the business so that worker profit sharing fund not distribute with a partner, not distribute with a partners. ओके, फोर्थ नंबर में क्या दे रखा है? वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो ये क्या होता है कि वर्कर के पास, वर्कर को एट द टाइम ऑफ द वर्किंग टाइम कुछ हो जाता है तो उसके लिए 21,000 हुआ था इकट्ठा। अगर कुछ वर्कर का ना हो तो लास्ट में ये पैसा किसका होता है? बे ऑनर का होता है। तो यहाँ पे 21,000 था, उसमें से 6,000 तो पे करना पड़ेगा, बाकी बचा कितना? 15,000। तो यहाँ पे वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। अब उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। कितना दे रखा है हमको? 21,000 दे रखा, लेकिन उसमें 6,000 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना रुपए डेबिट होगा यहाँ पे? 15,000। तो ये किस किस को मिलेगा? टू ऑलवेज कैपिटल अकाउंट एंड टू संकेत कैपिटल अकाउंट। तो कितना, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो उन लोगों का 2:3 था, तो पहला इनको कितना मिलेगा? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो 10,000। एंड संकेत को 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, मतलब कितना मिलेगा यहाँ पे? 5,000। ऐसे सम बोर्ड की एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 10। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर दिया है और इलस्ट्रेशन नंबर जो 10 है वो आप लोगों को होमवर्क में करके मुझे उसका व्हाट्सएप करना पड़ेगा आप लोगों को। अभी फिलहाल अपने एक न्यू पॉइंट है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। किसका नाम है इसका? रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो अभी हमने रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो देखा। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अकाउंटिंग इफेक्ट, अकाउंटिंग इफेक्ट्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड liabilities of partnership firm। Accounting effect of revaluation of assets and liabilities of partnership firm। Okay, अब यहां पे क्या होता है कि एट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप देयर आर 3 रीजन, वो हम पढ़ चुके हैं। जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता है तब एसेट और लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू होती है। जो बैलेंस शीट में जो दे रखा है उसको बुक वैल्यू बोला जाता है और जो मार्केट की वैल्यू अलग हो सकती है। तो यहां पे ध्यान से सुन लेना, अ स्पेशल अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, record the accounting effect of revaluation of assets and liabilities. This account is called a revaluation account। तो इसकी मैं डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं कि a special account, a special account is open in the books of a partnership, books of a partnership firm to partnership firm to record the accounting
इफेक्ट्स ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities. This account is called the revaluation account. Generally, whenever there is a reconstruction of a partnership firm, change in profit and loss sharing ratio, assets and liabilities of the firm are revalued. जब reconstruction होता है, क्या होता है? reconstruction होता है, तब asset and liabilities का क्या होता है? revaluation होता है. So asset and liabilities can be recorded at the real value in the firm account. There is no possibility that any partner has suffered because of the reconstruction of the partnership for the same reason at the time of the admission of the new partner in the exiting partner firm or at the time of the retirement or death of the partner of the exiting firm. Asset and liabilities are revalued. दूसरी बार उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है. तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो एकदम इजी है, उसमें कुछ हार्ड नहीं है. ऐसे सम इस चैप्टर में से पूछे नहीं जाते, है ना. रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो सम है वो इस चैप्टर में से पूछे जाते नहीं हैं, लेकिन ये जो सम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ये सम 5th और 6th चैप्टर में इंपॉर्टेंट है. ये अकाउंट 5th और 6th चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका बेसिक हमको इस चैप्टर के अंदर सीखना पड़ेगा. ओके. दूसरी चीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज कॉल्ड, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है. कौन सा अकाउंट बोला जाता है उसको? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी उसको बोला जाता है. तो यहां पे इस अकाउंट का नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के जो भी रूल्स थे वो ही रूल्स अप्लाई होंगे. वो रूल्स ऑलरेडी आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. वो रूल्स से अगर प्रॉफिट या इनकम होती है तो क्रेडिट साइड लिखा जाता है, या तो लॉस या एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट साइड लिखा जाता है. तो रिवैल्यूएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के दोनों के सेम रूल ही है. अगर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, इनकम हो रही है तो भी रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, अगर एक्सपेंस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखा जाएगा, एंड लॉस हो रहा है तो भी रिवैल्यूएशन में कौन सी साइड लिखा जाएगा? डेबिट साइड लिखा जाएगा. ओके. अब प्रॉफिट एंड लॉस कब हो सकता है? देखो, अगर एसेट्स की बात करें, किसकी? एसेट्स. अगर एसेट की वैल्यू प्लस होती है मतलब क्या होता है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है. अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, प्लस हुई, उसका मतलब उसको क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट बोला जाता है. एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट बोला जाता है. अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है मतलब रिड्यूस होती है मतलब लॉस होता है, यहां से माइनस होता है, तो उसको अकाउंट की लैंग्वेज में क्या किया जाता है? लॉस बोला जाता है. तो एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन में कौन से लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है, और लॉस है वो कौन साइड लिखा जाएगा? डेबिट साइड लिखा जाएगा. कौन साइड लिखा जाएगा? डेबिट साइड. अब अपने लायबिलिटीज की बात करते हैं. किसकी? इससे उल्टा, अगर लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्या हो जाता है? लॉस होता है. और लायबिलिटीज अगर कम होती है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है. अगर लायबिलिटीज बढ़ी तो लॉस हुआ, तो उसको कौन सा लिखा जाएगा? डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसकी एंट्री की जाएगी.
बाकी एक्सपेंस होता है तो डेबिट साइड, और इनकम होती है तो कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो आज अपने ये जो जितना भी पढ़ा उसका आप लोगों को प्रॉपर वे में होमवर्क करके मुझे पर्सनली आप लोगों को व्हाट्सअप करना है। अगर उसके अंदर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे आराम से पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा।